हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल विकेश सर में। दोस्तों, बहुत सारा दोस्तों का कमेंट था कि सर हिंदी का क्लास लीजिए। तो देखिए, आप लोग के बीच आज हिंदी का टीचर लेकर आए हैं हम। तो इनका क्लास लीजिए और आप लोग पसंद कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए, तब पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लगा। हम तो इनका क्लास देख चुके हैं, डेमो क्लास बहुत बेटर क्लास लगा। हम तो लाइक कर चुके हैं, लेकिन अब आप लोग को लाइक करना है। तो कमेंट और लाइक करके बताइए कि आप लोग क्लास कैसा लगा। आज से गुरुजी एकदम क्लास लेंगे हिंदी का। लीजिए गुरु। दोस्तों, मेरे अजीज़ दोस्त ने आपको बताया है और आप लोग ज़रूर विश्वास कीजिएगा कि हम दोनों मिलकर आप लोगों के लिए हर विषय का ज्ञान प्राप्त कराएंगे और ऐसा प्राप्त कराएंगे कि आप लोग ज़रूर सफल होंगे। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए। और जैसे कि सर ने बताया कि मैं हिंदी व्याकरण आपको बताऊंगा, उसके बाद संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाएगा, आपको हर तरह का ज्ञान दिया जाएगा ताकि आप लोग इस प्रतियोगिता के युग में बहुत ही कठिन परीक्षाएँ हो रही हैं, बहुत ही टिपिकल परीक्षाएँ हो रही हैं, तो आप लोग उसमें सफल हो। हम दोनों दोस्त मिलकर आपको चाहेंगे कि आप लोग जीवन में सफल हों और आपकी सफलता ही हमारी भी सफलता होगी। दोस्तों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे और आप सबों को मैं बता दूं कि हिंदी व्याकरण भी बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बच्चे सोचते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गणित का क्वेश्चन हल करूं, लेकिन विज्ञान का क्वेश्चन हल करूं, जीके का हल करूं, लेकिन हिंदी का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। थोड़ा सा भी आप ध्यान दीजिएगा और हम आपको सहयोग करेंगे और आप निश्चित है कि सफल होंगे। आइए दोस्तों, अब आपको हम हिंदी व्याकरण की तरफ ले चलते हैं। और हिंदी व्याकरण में मैं शुरुआत में आपको बताऊंगा कि जैसे आपसे मैं कुछ कहना चाहूँगा, कुछ पूछना चाहूँगा, तो आप जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि दोस्तों, आप अपने भावों एवं विचारों को किसके माध्यम से एक दूसरे पर व्यक्त करते हैं? आप किसके माध्यम से कोई बात सुनते एवं समझते हैं? आप किसके माध्यम से बोलते हैं? आप किसके माध्यम से लिखते हैं? आप किसके माध्यम से पढ़ते हैं? इन सब बातों पर आप अगर ध्यान देते हैं, आप इनका क्या जवाब दे सकते हैं? ज़रा सोचिए कि इन प्रश्नों का क्या जवाब होगा। तो कोई छात्र बोलेंगे या कोई साथी बोलेंगे कि हम जो है मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से लिखते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। उसके बाद कोई बोलेंगे कि हम कंप्यूटर के माध्यम से लिखते हैं। लेकिन इन प्रश्नों का अगर आप जवाब सोचिए कि क्या ये सही है जवाब, क्योंकि आजकल की प्रतियोगिता परीक्षाओं में ऐसा हो गया है दोस्तों कि आप प्रश्न का जवाब दे रहे हैं तो आपको ये देखना है कि कौन सा प्रश्न का जवाब आप कितना दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, उसमें पहले था कि 3 उत्तर जो थे अलग होते थे और एक उत्तर सही होता था, लेकिन आज का ज़माना है कि कोई उत्तर 30% सही है, कोई 50% सही है, कोई 70% सही है और कोई 100% सही है। अब आप लोगों को 100% कौन सही है उसको खोजना है, जो 100% सही है उसको उत्तर देना है। जैसे कोई बच्चा बोल दिया, जैसे मैंने बताया, कोई कह दे कि मैं कलम के माध्यम से लिखता हूँ, तो कोई कह देगा कि मैं पेंसिल के माध्यम से लिखता हूँ, तो ये सही जवाब तो नहीं हुआ। आप लोग सोच लिए, मैं ज़रूर जानता हूं कि आप लोग ज़रूर कुछ सोचे होंगे कि इसका जवाब क्या होगा। तो अब देखिए 100% इसका जवाब क्या होगा कि हम सभी जो है अपने भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हम किसी की बात समझते हैं और सुनते हैं भाषा के माध्यम से। अगर भाषा न हो तो हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे उर्दू भाषा, अगर उर्दू भाषा कहीं लिखी हुई है तो हम नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि हम हिंदी जानते हैं। तो आपको भाषा, अगर भाषा को भी समझना है तो हिंदी की आवश्यकता होती है। अगर किसी की बात समझना है तो आपको भाषा का ज्ञान आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि हम जो है अपने भावों एवं विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। हम किसी की बात सुनते और समझते हैं, भाषा के माध्यम से समझते हैं। तो आइए आज हम सभी हिंदी व्याकरण में भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आता है कि भाषा किस प्रकार से व्यक्त की जाती है। तो भाषा को व्यक्त करने की 2 विधियाँ होती है। जैसे हम भाषा को 2 रूपों में व्यक्त करते हैं, एक मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं, मौखिक रूप से, और एक लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। अब आइए आपको हम चित्र के माध्यम से समझा देते हैं कि भाषा को किस प्रकार से हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, भाषा को 2 रूपों में व्यक्त करते हैं, एक मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं और एक लिखित रूप से व्यक्त करते हैं। अब मौखिक रूप भी आपको 2 रूपों में व्यक्त किया जाता है। एक होता है सुनना, उसके बाद होता है बोलना।
उसके बाद लिखित भी 2 रूपों में व्यक्त होता है, पढ़ना एवं लिखना। अर्थात हम सभी जब भी भाषा को व्यक्त करते हैं तो मौखिक रूप से व्यक्त करते हैं और लिखित रूप से। आप लोगों को याद रखना है कि 2 रूपों में। लेकिन अब मौखिक किस तरह से होता है तो सुनना, जैसे कोई छोटा बच्चा है कोई भी बात घर में सुनता है, कोई भी भाषा सुनता है। जैसे आप लोग जानते हैं जो बच्चा हिंदी भाषी परिवार में जन्म लेता है तो सबसे पहले हिंदी के शब्दों को सुनता है, तो वो सुनकर बोलना सीखता है, वो हिंदी बोलता है। तो भाषा में अगर अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है, जैसे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में व्यवस्थित करने का क्वेश्चन आता है कि भाषा को व्यक्त करने का सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम में आप लोग क्या कीजिएगा कि उसमें सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले सुनना लिखिएगा, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले सुनता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बोलना सीखता है और बोलता है। जो उसकी मम्मी पापा जो भी बोलते हैं उसको सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद उसको पुस्तक दी जाती है, वो पुस्तक में चित्रों को देखता है, फिर अक्षरों को देखता है और उसको जो है पढ़ना सीखता है। उसके बाद उसको बताया जाता है उसको लिखना कि कैसे जो है लिखना है कोई भी भाषा। अगर जो हिंदी भाषी परिवार है तो हिंदी सीखता है, जो अंग्रेजी भाषी परिवार है वो अंग्रेजी सीखता है। तो दोस्तों हमने भाषा को व्यक्त करने की विधियाँ सीख ली। अब हम लोग सीखेंगे कि भाषा को परिभाषा, अगर जैसे मान लीजिए किसी आप स्कूल कॉलेज की परीक्षा में जाते हैं तो उसमें परिभाषा लिखने को आता है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के उदाहरण बताएं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो अब आप इसको भी मैं आसान ढंग से बता देता हूँ। पहले आप समझ चुके हैं कि भाषा जो है किसी भी हमारे भावों एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए होती है, तो हम परिभाषा लिखेंगे। भाषा किसे कहते हैं, लिखेंगे भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भावों एवं विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं, जिसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। अब सार्थक शब्द आ गया यहाँ पर। सार्थक शब्द का मतलब होता है हम वही बोलें जो किसी के सामने वाले की समझ में आ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिनका कुछ अर्थ होता है। उसके बाद आता है भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अर्थात भाषा आया कहाँ से, ये भाषा शब्द आया कहाँ से, तो सभी भाषाओं की जननी आप लोग जानते हैं कि संस्कृत है, और संस्कृत की उत्पत्ति का कारण है तो संस्कृत में जो है भाष धातु से ही भाषा शब्द की उत्पत्ति हुई। और भाषा का अर्थ अगर कोई पूछ दे आपसे कि भाषा का अर्थ बताइए क्या होता है, तो वाणी को व्यक्त करना, अर्थात वाणी को व्यक्त करना ही भाषा है। अब हम लोग भाषा के उदाहरण के बारे में सोचेंगे कि भाषा का उदाहरण हम क्या लिखेंगे। अगर किसी स्कूल कॉलेज की परीक्षा में आप जाते हैं तो भाषा का उदाहरण लिखना पड़ता है। तो हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। आप बताइए कि संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। सोचिए जरा, संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, भारत की राजभाषा कौन सी है, केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, कर्नाटक राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, बिहार में कौन सी भाषा बोली जाती है, मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, इंग्लैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है, पुर्तगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, फ्रांस देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो देखिए, हिंदी एक ऐसा है, जैसे आप लोग मुहावरे सुने होंगे कि एक पंथ दुई काज, अर्थात हम लोग एक पंथ अपनाए हैं और 2 काम हमारा हो रहा है। अर्थात हम लोग राज्यों की भाषा भी जान लेंगे, भाषा का उदाहरण भी जान लेंगे। उसके बाद जैसे होता है हिंदी में एक तीर से 2 निशाने, अर्थात हम लोग एक तीर चलाएंगे और 2 निशाने हमारा होगा। जैसे हम लोग ये भी जान लेंगे कि भाषा में गुजरात की भाषा क्या है, महाराष्ट्र की भाषा क्या है, कर्नाटक की भाषा क्या है, और जो भाषा हम लोग जानेंगे उसको हम लोग अपने भाषा का उदाहरण जो हमको लिखना होगा परीक्षाओं में उसको हम लोग व्यक्त कर देंगे। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछेगा कि केरल की भाषा क्या है, जैसे केरल की भाषा आप लोग सोचिए क्या है। तो दोस्तों अब आइए हम उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। जैसे आप लोगों को सूची में दिखाई दे रहा है, संसार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत, भारत की राजभाषा हिंदी, भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा हिंदी। अब यहाँ आप लोग देखिए, एक ऐसा सूची मैंने बनाया है जैसे आपको याद करने में आसानी हो। जैसे सबसे ज़्यादा भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, आप लोगों को यहाँ पर उत्तर मिला है कि भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। तो क्यों है, इसका कारण आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये 10 राज्यों में बोली जाती है। इन 10 राज्यों का नाम आप लोग याद कर लीजिए। बिहार में हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, हिमाचल प्रदेश हिंदी, झारखंड हिंदी, उत्तराखंड हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, राजस्थान हिंदी, दिल्ली हिंदी, हरियाणा हिंदी। तो
आपको अब याद हो गया। अगर किसी भी परीक्षा में पूछ दे कि हरियाणा की भाषा क्या है तो हिंदी। अब आते हैं हम लोग, कुछ ऐसी भाषाएं हैं जैसे केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है, कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, गुजरात राज्य में गुजराती भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा, उड़ीसा में उड़िया भाषा, तमिलनाडु में तमिल भाषा, इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा, जर्मनी में जर्मन भाषा, फ्रांस में फ्रांसीसी भाषा और स्पेन में स्पेनिश भाषा। तो देखिए कुछ नाम भी आप लोग देखिए जैसे कितना आसान है। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में बंगला भाषा, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया बोली जाती है, तो तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। इस तरह से आपको भाषाओं का उदाहरण भी याद हो गया और आपको ये भी याद हो गया कि हमारा जो है किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। अब दोस्तों, अगर हम लोगों को स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं में लिखना होता है कि भाषा के उदाहरण लिखें, भाषा की परिभाषा आपको बता दिया गया, अब भाषा का उदाहरण लिखना हो तो आप लोग जितने भी मैं बताया हूँ भाषा के उदाहरण में उसको डाल सकते हैं। संसार की सबसे प्राचीन भाषा जो संस्कृत, हिंदी, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, बंगला, पंजाबी, उड़िया, तमिल, अंग्रेजी, जर्मन, उर्दू, फ्रांसीसी और स्पेनिश, आप सभी उदाहरणों में इन सभी भाषाओं का नाम लिख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं कि लिपि की अगर परिभाषा आपको किसी कॉलेज की परीक्षा में या विद्यालय की परीक्षा में आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे। तो आप देखिए लिपि किसे कहते हैं, तो आप लोग जान चुके हैं, मैंने बताया कि जो आप लोग चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे ही लिपि कहते हैं। तो इसको हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। अब आइए हम लोग दोस्तों अब लिपि के उदाहरण के बारे में सोचेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? क्या आप जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि क्या है? क्या आप जानते हैं अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? क्या आप जानते हैं मलयालम भाषा की लिपि क्या है? सोचिए ज़रा, क्या आप जानते हैं स्पेनिश भाषा की लिपि क्या है? तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं फिर वही बात दोहराऊंगा। आप ऐसा पढ़िए कि एक पंथ दो काज हो, उसके बाद एक तीर से दो निशाने हों। तो उसके आधार पर मैंने सोचा कि आपको ऐसा बताएं कि आपको ये भी याद हो जाए कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, और उसके बाद हिंदी भाषा की लिपि क्या है, मलयालम भाषा की लिपि क्या है, तमिल भाषा की लिपि क्या है। आपको ये भी याद हो जाए और आपको ये भी याद हो जाए कि लिपि के उदाहरण क्या होते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग लिपि के उदाहरण के बारे में सोचेंगे। तो देखिए, आपको आसानी के लिए, कैसे आपको आसानी से याद हो, इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक सूची बनाई है जिसमें जितनी भी भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी लिपि है उनको एक जगह मैंने किया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि, मराठी भाषा देवनागरी लिपि, पाली भाषा देवनागरी लिपि, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि, प्राकृत भाषा देवनागरी लिपि और भ्रंश भाषा देवनागरी लिपि। तो आपको याद करने में आसानी होगी कि जितने भी भाषाओं, अगर परीक्षा में पूछ दे आपको मराठी भाषा की लिपि क्या है तो देवनागरी बताना है, पाली भाषा की लिपि क्या है तो देवनागरी बताना है, नेपाली का क्या है तो देवनागरी बताना है। उसी तरह से अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, स्पेनिश सभी भाषाओं की लिपि है रोमन लिपि। अगर आपको पूछ दे कि फ्रांसीसी भाषा की लिपि क्या है तो रोमन लिपि, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है तो रोमन लिपि। इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला है पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि। उर्दू भाषा अगर पूछ दिया जाए कि उर्दू भाषा की लिपि क्या है तो फारसी लिपि। अब देखिए, अब कुछ ऐसे भाषाओं को मैंने सूची बनाया है जिनको आपको सोचकर आसानी होगी कि जो भाषा का नाम है वहीं भी लिपि का नाम है। जैसे आप लोग देख रहे हैं भाषा का नाम जो है वहीं लिपि का नाम है, तो आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे आप लोग देख रहे हैं तमिल भाषा की लिपि तमिल लिपि, उड़िया भाषा की लिपि उड़िया लिपि, बंगला भाषा की बंगला लिपि, तमिल भाषा तमिल लिपि, तेलुगु भाषा तेलुगु लिपि, मलयालम भाषा मलयालम लिपि, अरबी भाषा अरबी लिपि, कन्नड़ भाषा कन्नड़ लिपि, गुजराती भाषा गुजराती लिपि, रूसी भाषा रूसी लिपि, चीनी भाषा चीनी लिपि या चित्रलिपि। तो आपको आसानी हो गया, जो नाम है भाषा का वही लिपि का नाम है। अगर परीक्षा में पूछ दे कि रूसी भाषा की लिपि क्या है तो रूसी लिपि। आपको आसानी से लिपि का भी नाम और देश का भी नाम याद हो गया। अब हम लोग अगर किसी स्कूल या कॉलेज की परीक्षा में बैठेंगे तो लिपि के उदाहरण आसानी से इन्हीं लिपियों का नाम लिख देंगे। तो दोस्तों, अब लिपि का उदाहरण हम कैसे लिखेंगे। अगर प्रतियोगिता परीक्षाओं में लिखित परीक्षा में आ जाए तो लिपि के उदाहरण लिखेंगे देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि, गुरुमुखी लिपि, तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, मलयालम लिपि, उड़िया लिपि, रूसी लिपि, चीनी लिपि या चित्रलिपि। अर्थात आपको ये उदाहरण भी लिखने आ गया, और जो आप लोग पहले प्रश्न का जवाब दिए हैं राज्यों का, देशों की भाषाओं की लिपि जाने हैं, इस तरह से आपको
दोनों तैयारी हो गई। आप प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर लिए और आप स्कूल कॉलेज में कैसे आप लिखेंगे लिपि। अब आपको बता देते हैं, भाषा और लिपि आप दोनों समझ गए। भाषा और लिपि में क्या अंतर है, आप लोग देखने से ही आपको समझ में आ गया। भाषा एक माध्यम है, अर्थात हम लोग अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। और ये लिपि आप लोग देखिए, चिन्हों को लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा को व्यक्त करने के जो चिन्ह होते हैं लिपि कहते हैं। अगर आपको भाषा और लिपि में अंतर पूछ दिया जाए तो आप दोनों समझ चुके हैं, दोनों की परिभाषाएं लिख देंगे, दोनों के उदाहरण लिख देंगे। आप लोग भाषा और लिपि के अंतर का भी प्रश्न बहुत अच्छे से किसी भी स्कूल या विद्यालय की परीक्षा में या कॉलेज की परीक्षा में लिख सकते हैं। दोस्तों, हम अब भाषा एवं लिपि के बारे में समझ चुके हैं और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर लाइक एवं कमेंट कीजिएगा। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लाइक एवं कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, अगर आप लाइक कमेंट करते हैं, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे आप लोग जान ही चुके हैं कि मैं बता चुका हूं कि जो भी मैं भाषा एवं लिपि के बारे में बताया हूं, अगर आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, कई बार देखेंगे, तो आपको किसी भी पेंसिल और कलम या कॉपी या किताब की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको तुरंत याद हो जाएगा। और आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर लिपि और भाषा का प्रश्न आएंगे तो आप ज़रूर इसको जवाब दे पाएंगे। अगर जो भी मुझ में कमियां रही हैं या जो भी इसमें आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो हम लोगों का एक सहयोग होना चाहिए, सहयोग से ही हम सफल हो सकते हैं। ये आपको जानते ही हैं कि एक लकड़ी जो है इतना मजबूत नहीं होती है जितना कि एक लकड़ी का गट्ठर मजबूत होता है। तो हम लोगों को एक गट्ठर बनना है और एक हम लोगों की एक टीम तैयार करना है, जो हम लोग जो है हिंदी के सारे प्रश्नों को इस तरह से पढ़ें और ये हमारा कंठस्थ हो जाए। हम लोग लगे रहें इसमें। आप भी इसमें लाइक कमेंट कीजिए, बताइए, सलाह दीजिए। ये नहीं कि आप वीडियो देखें और आप भूल जाएं। इसलिए आपको क्या होगा, आपको हम जब सहयोग मांग रहे हैं तो हम आपको सहयोग देना चाहते हैं, आप हमें सहयोग दीजिए। इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और हम लोग सफल हो सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।